तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का धमाके लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। तो गाइस, वेलकम है आपका मेरे इस चैनल पे। आज आप जो सामने बाइक देख रहे हो, ये एक्चुअली में डुकाटी पानीगाले V2 एक आती थी, जिसका 21st एनिवर्सरी एडिशन जो उसने मोटो GP में जीता था, तो ये उसकी थीम पर रैप्ड है। मॉडिफाइड भी नहीं कहेंगे, मॉडिफाइड में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, फेयरिंग वगैरह चेंज होती है। उस थीम पे ये रैप है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं आगे। एक्चुअल में इस बाइक के बारे में बात करें तो ये है ह्योसुंग की GTR 250 GT 250R, एक्चुअल जो इसका नाम है ऑन पेपर, और GTR लोग बोलते हैं इसको। तो ये ह्योसुंग एक कोरियन कंपनी है जो कि इंडिया में काफ़ी टाइम इसने अपनी बाइक्स लॉन्च करी। 3-4 बाइकें थी इसकी, उनमें से एक बाइक ये भी है जो कि फेयरिंग के साथ सुपर बाइक कैटेगरी में आई थी। एक्चुअल में ह्योसुंग ने इंडिया में 2 इंजन लॉन्च किए थे, एक 250 सीसी में ऑयल कूल्ड और एक 650 सीसी में लिक्विड कूल्ड। तो वो एक्चुअली में वाटर कूल्ड इंजन होता था 650 सीसी में। तो सेम फेयरिंग में 2 मॉडल आते थे, इंजन चेंज हो जाता था, फेयरिंग लगभग सेम रहती थी, थोड़ा सा कॉस्मेटिक चेंजेस रहते थे उसमें। तो 650 सीसी जो ह्योसुंग थी उसमें अच्छी पावर थी, और 250 सीसी में भी अच्छी पावर है। तो और एक एक्विला 250 आती थी, GV 250, ऐसे करके 3-4 बाइकें ह्योसुंग की आती थी। ये एक्चुअली में उस टाइम की बात है जब सुपर बाइक के कल्चर को लेके इंडिया में ज़्यादा कोई सीरियस नहीं था। तो ह्योसुंग ने ये जो बाइक लॉन्च करी थी 4.5 से 5 लाख की कैटेगरी में बाइक लॉन्च करी। तो उस कैटेगरी में उस टाइम पे बहुत कम बाइक थी। कावासाकी एक बाइक लॉन्च करता था, निंजा 650, उस टाइम पे, जो काफ़ी टाइम से आ रही है, और निंजा की 250 भी आती थी उस टाइम पे। तो उस कैटेगरी में ये 2 बाइकें आई थी। अब ह्योसुंग ने जब ये बाइक लॉन्च करी तो इसे कुछ रिस्पांस मिला। अब उतना रिस्पांस नहीं मिला जितना कि आजकल की बाइकों को मिलता है। एक्चुअल में तब उतना यूथ सुपर बाइक्स और ऐसी फेयरिंग और अनकंफर्टेबल बाइक्स के लिए उतना जो है वो रेडी नहीं था, कहेंगे कि यूथ को उसका टेस्ट ही नहीं था सुपर बाइक्स का। पहले की अगर बात करें तो सुपर बाइक का जो लव होता है वो लोगों के अंदर से कैसे आया। एक्चुअल में मोटो GP में जो आप बाइक देखते रहे, तो मोटो GP की बाइक्स लोग जब रोड में अवेलेबल हुई, उनके लोअर मॉडल्स, कम पावर के मॉडल्स अवेलेबल हुए, तो फिर कुछ लोगों ने ख़रीदे, बहुत लोग ख़रीदते थे सुपर बाइक, लेकिन उतना हाई कल्चर नहीं था। क्योंकि उसका एक रीज़न ये है कि तब लोग उतना एग्जॉस्ट यूज़ नहीं करते थे। तो एग्जॉस्ट यूज़ ना करने की वजह से लोग अब बाइक चलाई, बाइक की स्पीड हाई है, बाइक हाई स्पीड पे गई, आपने चला के खड़ी कर दी, तो लोगों को उतना फील नहीं आता था। हालांकि जब ये एग्जॉस्ट सिस्टम जब से चालू हुआ है, तब से ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि रिएक्शन की बात आ जाती है यहाँ पे कि बाइक निकल रही है, उसकी साउंड तेज़ है, तो इस वजह से लोगों का रिएक्शन मिलता है। सब चीज़ों की वजह से जो है ये सुपर बाइक का धीरे धीरे कल्चर शुरू हुआ, और अभी हम कहेंगे कि 2015-16 से इसका क्रेज़ जो यूथ में और बढ़ता गया, जैसे जैसे यंग जनरेशन और आ गई, बढ़ता गया। क्योंकि पहले जो ज़्यादातर यंग जनरेशन होती थी, वो उसका मेन फोकस होता था कि बस किसी भी तरीके जो है जॉब पकड़ना है, जॉब और हर तरीके से काम पे ही फोकस होता था। हालांकि काम पे आज भी फोकस है, लेकिन अब एक अलग कैटेगरी इस पार्ट में अलग होती जा रही है कि बाइकिंग कल्चर और जो शौक़ वाले कल्चर होते हैं, उन सब चीज़ों में अब थोड़ा सा यूथ आगे बढ़ रहे हैं। पहले तो इतना भी नहीं करते थे, और अब घर वालों से भी सपोर्ट मिलता है, पहले इतना घर वालों से भी सपोर्ट नहीं मिलता था। तो इन सारी चीज़ों की वजह से अब यूथ में वो कल्चर बढ़ रहा है, अच्छी बात है। एक नई फील्ड है ये, इसमें भी बहुत बड़ा स्कोप तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आप इस चीज़ को अच्छे से करते हैं तो स्कोप भी है इसमें। तो अब हम बात करते हैं इस बाइक के बारे में। तो ये बाइक एक्चुअली में 2016 मॉडल है और 250 सीसी है, और
दिसंबर की रजिस्टर्ड बाइक है। ये थर्ड ऑनर है, ये थर्ड ऑनर इसके हम ही है। और मैंने इसको सेकंड हैंड ख़रीदा है। और अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सुपर बाइक से रिजेंबल करती हैं, आइए उन बारे में बात करते हैं। पहली चीज़, अगर हम आगे से शुरुआत करें तो इसके टायर की बात करें तो 110 सेक्शन का टायर इसमें मिलता है, 110 सेक्शन का, जो कि शायद आपकी पल्सर में आता है पीछे। आई थिंक मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ, लेकिन 110 के आसपास आता है, क्योंकि इसमें एक नंबर छोटा पड़ा है। पल्सर में 120 पड़ता है, इसमें 110 पड़ा हुआ है, लेकिन इसमें 120 पड़ता है। ठीक है, तो जो ये चीज़ है पहली चीज़। तो यहाँ से अगर आगे शुरुआत करें, दूसरी चीज़ के बारे में बात करें तो आगे की ब्रेकिंग की बात आ जाती है। जैसे कि इसमें ब्रेकिंग है, डबल डिस्क ब्रेक है, इधर भी है उधर भी है। दोनों जो है 2 पिस्टन कैलिपर में है। मतलब कैलिपर की बात करें, जैसे जो टेक्निकल टर्म जानता होगा, ये कैलिपर होता है ब्रेकिंग का। तो इसमें 2 पिस्टन हैं, ये दोनों ऐसे, ये ब्रेक लाइन है ऑयल की, ये आती है, इसको दबाती है और नीचे लगे ब्रेक पैड इस पर फ्रिक्शन करते हैं और बाइक स्लो होती है। तो इसमें ये 2 पिस्टन इधर हैं और 2 पिस्टन उधर हैं, तो ये टोटल हो गए 4 पिस्टन। हालांकि और हायर सीसी बाइक्स में जाएंगे तो 2 पिस्टन इधर से होते हैं और 2 पिस्टन पीछे से होते हैं। तो एक कैलिपर में 4 पिस्टन होते हैं। इसमें एक्चुअल में नॉर्मल बाइक की तरीके एक कैलिपर में 2 पिस्टन है और उधर 2 पिस्टन है। तो ये हो गए डुअल डिस्क की बात। अब इस डिस्क में एक चीज़ और नॉर्मल बाइक से, नॉर्मल बाइक की डिस्क जो होती है वो यहाँ से वो एक ही उसमें होती है, एक ही मेटल में। ये अलग अलग है, ये और ये आप देख सकते हो अलग अलग है। इसके बीच में ये एक रिंग पड़ी हुई है। ये एक्चुअल में क्या करती है, जब बाइक हाई स्पीड में होती है तो ये जो हीट को डिस्पेरेंट करता है, और थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, बहुत डीप नॉलेज मुझे भी नहीं पता, लेकिन उससे इसकी ब्रेकिंग बढ़ती है। और ये इसको फ्लोटिंग डिस्क बोलते हैं एक्चुअल में। तो ये फिक्स होने की वजह से, फिक्स ना होने की वजह से जब ब्रेक्स लगती हैं इसमें तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस आता है ब्रेकिंग में लेके। ये अधिकतर सुपर बाइक्स में आपको मिलेगा ही मिलेगा। और 300 सीसी के ऊपर आप बाइक्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। बात हो चुकी है ब्रेक्स की, अब बात करते हैं सस्पेंसन की। तो इसमें अपसाइड डाउन सस्पेंसन मिलता है। ये 2016 की बाइक है, जब अपसाइड डाउन सस्पेंसन के बारे में कोई जानता भी नहीं था, तब ह्यूसंग ने एक बहुत अच्छी कैटेगरी में अपसाइड डाउन सस्पेंसन दिए थे। और दोनों साइड से देख सकते हो आप, दोनों इधर का थोड़ा सा ये सीन है, ऐसे दिखेगा आपको जी, ये चीज़ है। अब बात करते हैं आगे इसके फ्रंट फेशिया की। तो ऑल्दो काफ़ी पुरानी बाइक है, तो चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं, लाइट थोड़ी सी डल हो चुकी है, पुरानी भी हो चुकी है। इस साइड से एक्चुअली में पहले से एक्सीडेंटल थी, तो ये पार्ट हैंडमेड है, मतलब हाथ से बनाया गया है, और ये पार्ट ओरिजिनल है। और ये जो लाइट है मैंने खुद ही लगाई थी, थोड़ी सी ढीली हो गई है, निकल गई है, तो इसको आप माइंड मत करना, कोई बात नहीं, वो सही हो जाएगा। तो ओरिजिनल जब पिक्चर देखोगे आपको तो यहाँ से फेयरिंग जाती हुई दिखेगी और इस पार्ट में मिल जाती है। तो उस तरीके कुछ फेयरिंग थी, बाकी हालांकि दूर से पता नहीं चलता है कि इसकी फेयरिंग जो है बनाई हुई है। तो इस बाइक में ये इस तरीके की डुअल प्रोजेक्टर लाइट आती थी। ये आपकी लो बीम पे हो गई ऊपर वाली, और ये हाई बीम के लिए हो गई। तो इस तरीके का लाइट का सेटअप आता था। बाकी ये लगभग ऐसे ही मिरर आते थे, उस टाइम पे थोड़े से अलग थे इसके मिरर। और ये आपको इसका फ्रंट ग्लास मिलता था। यहाँ पे नंबर प्लेट का नहीं आता था एक्चुअली में इसमें, तब नंबर प्लेट के लिए पीछे आता था। नंबर प्लेट होल्डर इसमें उस टाइम पे नहीं था, ये एकदम आगे से क्लीन थी। ये तो बात हो गई आगे की। अब बात करते हैं आगे से। आप यूएसडी सस्पेंशन देखते हो तो इसमें जो है क्लिप हैंडल बार आते हैं। तो क्लिप हैंडल बार में क्या होता है कि ये देखो यहाँ से कनेक्टेड है और इस तरीके से यहाँ से इस तरीके आया हुआ है। और इसका जो ये ब्रेक लीवर है, ये ब्रेक लीवर एडजस्टेबल है। हालांकि आगे देख सकते हो नॉर्मल बाइक के मुकाबले इसका जो ये फ्लूइड जो इसमें भरा जाता है, ये स्टिकर मैंने ब्रेम्बो को लगा रखा है, जो फ्लूइड भरा जाता है आगे ब्रेक के लिए, वो काफ़ी बड़ा है अदर बाइक्स के मुकाबले, क्योंकि ऑयल भी ज़्यादा भरना पड़ेगा, क्योंकि 2 डिस्क ब्रेक है उस हिसाब से। तो ये सीन है। बाकी आप इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसा आप एडजस्ट करना चाहो, सिटी में चलाना है या हाईवे पे, तो उसको एडजस्ट कर सकते हो। स्विचेस
नॉर्मली थे और ऐसा कुछ इसका मीटर वगैरह आता है। तो मीटर में अगर देखें तो ये आपको लेफ़्ट में आपको मिल जाएगा आपका इसका जो आरपीएम मीटर, और यहाँ पे आपको जो है इसका डिस्प्ले मिलेगा। 2 बटन्स मिलते थे, ये इंडिकेटर्स के बटन है, न्यूट्रल है, ये फ्यूल इंजेक्टर की लाइट है और ये इंजन चेक लाइट है। तो इसको थोड़ा सा ऑन करके देखते हैं क्या है इसमें सीन। तो जैसे ऑन करेंगे तो इसमें आपको सबसे पहली चीज़ ये ट्रिप दिखेगी, ट्रिप है, ट्रिप बी। एक्चुअली में जब इसका एक्सीडेंट हुआ था इसका मीटर भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, तो इसमें मीटर जो है इसकी जो 650 मॉडल आता है उसका मीटर पड़ा हुआ है। तो इस वजह से ये FI बीच बीच में लिख के आता है, ताकि ये स्पीड बताता है इसमें। नीचे आपके किलोमीटर्स, यहाँ आपका पेट्रोल मीटर। एक जो और बार आपको शुरू में दिखी थी वो थी एक्चुअली में ऑयल के मतलब इंजन की हीटिंग की कितनी है, यहाँ पे आपको टाइम दिखाता है। अब इसको अगर सेलेक्ट करें तो इससे आप इसकी ब्राइटनेस सेट कर सकते हो, देख सकते हो कम ज़्यादा हो रही है। और अगर रीसेट पे क्लिक करें तो आप इसकी ट्रिप चेंज कर सकते हो। 21,000 करीब ये बाइक चल चुकी है। इससे हम इसको रीसेट करके होल्ड करेंगे तो 0 भी कर सकते हैं। अब सेलेक्ट पे अगर जाते हैं तो इससे ब्राइटनेस कम ज़्यादा फ़िलहाल हो रही है। अगर इसको होल्ड करके रखेंगे तो इसका टाइम सेट होने के लिए आ गया है। इसका टाइम हम सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी हो रहा हो। ये सारी चीज़ें हैं। जैसे अभी हम इसका टाइम सेट करते हैं 8:37 मॉर्निंग का टाइम है, तो इसको हम लोग सेट करते हैं। ये 2016 की बाइक है और 37 पहले से सेट है। चलिए इसको 38 कर देते हैं। ये टाइम इसका सेट हो चुका है। ये पेट्रोल मीटर है, हालांकि पेट्रोल मीटर इसका एक्यूरेट नहीं बताता है अभी। तो ये सब सीन है। तो लेफ़्ट साइड के लीवर की, तो ये अपना रहा क्लच, ये रही पास लाइट। और पास लाइट देखने में कुछ ऐसी लगती है, आपको दिखा देते हैं हेडलाइट में। इस तरीके से बहुत ही कमज़ोर लाइट है, कोई मतलब नहीं बनता इस लाइट का। ये और बाकी टैंक की बात करें, करीब 15-16 लीटर के आसपास शायद टैंक है, या 17 लीटर आए दोनों की एक्चुअल में, क्योंकि इसके पेपर स्पेसिफिकेशन में भी नहीं उतना पता चल रहा है। लेकिन जैसा कि बताते हैं 15 से 16 लीटर के आसपास इसका टैंक है, जो कि काफ़ी इनफ है। और अब इसके बात करते हैं फ्रेम की। तो जैसे मैंने अपने चैनल का नाम लिखवा रखा है, तो ऐसे ही नॉर्मल स्टील फ्रेम है ये। हालांकि काफ़ी अच्छी मजबूती के साथ है, नॉर्मल पाइप नहीं है ये। आपको पहले एक चीज़ बता दूं, ये कोरियन बाइक है, मेड इन कोरिया। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें फिट एंड फिनिश के साथ पुरानी हो गई हैं, लेकिन 2016 के एज मॉडल कंपैरिजन करें तो आज के कंपैरिजन में वो बहुत अच्छी हैं। और ये आप जैसे इसका फुट रेस्ट है, इसको एडजस्ट कर सकते हो। उस साइड दिखाते हैं, तो ये आप इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसको जैसे जो रेस टाइप के लिए अगर आपको सेट करना है तो आप इसको थोड़ा सा ऊपर सेट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं। और पीछे भी इसमें आपको रियर डिस्क मिलती है, जो कि काफ़ी ठीक है, अच्छी वर्क करती है। ये आपको अभी इंजन के बारे में बात करते हैं। और ये इसकी डिस्क है पीछे, जो कि ठीक है, अच्छी कंडीशन में है। ये पीछे वाली डिस्क एक्चुअल में डुअल कैलिपर के साथ आती है, डुअल सिलेंडर के साथ आती है। कैलिपर सिंगल कैलिपर है, लेकिन इसमें एक पिस्टन इधर है और एक पिस्टन इधर है। ये पूरा कैलिपर सिंगल एक है, तो इस तरह से ही आती है। जो इसमें ओरिजिनल एग्जॉस्ट आता है कंपनी वाला, वो तो नहीं लगा है। ये ऑस्टिन रेसिंग का है, हालांकि ये महंगा एग्जॉस्ट है। अभी अगर आप इस पाइप को छुएंगे तो हल्का गर्म है, लेकिन ये एग्जॉस्ट पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। इंजन को भी छुएंगे तो बहुत गर्म है, अभी छू नहीं सकते, लेकिन एग्जॉस्ट पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। और काफ़ी अच्छी प्यारी आवाज़ है इसकी। रियर सस्पेंसन की बात करें, रियर सस्पेंसन एडजस्टेबल है। अभी मैंने एडजस्ट कर रखा है बिल्कुल फुल पे,
तो एकदम बाइक की हाइट पूरी ऊपर हो गई है। सस्पेंशन बहुत ज़्यादा स्टिफ है, स्टिफ मतलब हार्ड है, तो उससे बेनिफिट ये है कि हाई स्पीड पे बाइक थोड़ा सा मतलब नॉर्मल स्पीड पे बाइक चलाने में थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ गया है और थोड़ी सी हाइट बढ़ गई तो बाइक चलाने में मज़ा आता है, लेकिन थोड़ी सी जो है स्टिफनेस बढ़ गई है, झटके थोड़ा जल्दी लगते हैं, ये सीन है। अब बात करते हैं पीछे वाले टायर की। तो पीछे इसमें पड़ा हुआ है आपका अपोलो का अल्फ़ा H1, जो कि बहुत ही अच्छा और अच्छी क्वालिटी का टायर है अपोलो का, और 150 सेक्शन 60 ZR17 17 इंच का टायर है और 17 इंच ये रिम होता है, तो 150 सेक्शन का टायर है। हालांकि बाइक के मुकाबले थोड़ा सा ये और चौड़ा हो सकता था, लेकिन अभी ये बाइक के साथ पड़ा हुआ है और काफ़ी रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है इसका, तो अभी हम यही यूज कर रहे हैं। और बाकी इसकी बैक लाइट की बात करें तो वो इसमें LED है बैक लाइट और इंडिकेटर आफ्टर मार्केट है, तो ये सीन है। सीट की बात करें, सीट बहुत ही कंफर्टेबल है, कुशनिंग है, पीछे की सीट भी कंफर्टेबल है और इसमें ग्रैब हैंडल भी आते थे। हालांकि सुपर बाइक में इतना तब वो कुछ था नहीं, लेकिन वो कोरियंस का अपना होगा कि नहीं भाई पीछे तो बैठाना है, सुपर बाइक हो या कुछ भी हो। अब जो नॉर्मल सुपर बाइक आ रही हैं, आप R15 में भी पीछे किसी को नहीं बैठा सकते हो, इसमें पीछे बैठ के आराम से, देख रहे हो ग्रैब हैंडल है, आराम से इसमें बैठ सकता है बंदा। और सीट इसकी इतनी ऐसे नहीं है कि आगे की तरफ झुकी हो, फ्लैट सीट है और बैठने वाले को कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं खुद बैठा हूँ इस बाइक में काफ़ी लंबे देर तक, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से चलती है, चलाने वाले को भी दिक्कत नहीं आती क्योंकि ग्रैब हैंडल है तो सामने वाले पे प्रेशर नहीं पड़ता है जो राइडर है उस पर। तो ये ओवरऑल इसके बारे में है। अब बात करते हैं इसके पावर की। उस टाइम पे ये बाइक एक्चुअल में 3 लाख 3.5 लाख के करीब एक शोरूम थी, तो ऑन रोड करीब 4.5 के आसपास पड़ती थी जाके। तब जो भी टैक्सेस वगैरह इसमें, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी बाहर की बाइक थी तो इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह भी इसमें काफ़ी लग जाती थी। एक्चुअल में ये कोरियन बाइक कोरिया की करेंसी के हिसाब से 2.5 लाख की थी, इंडिया में आते आते काफ़ी महंगी हो जाती थी। मतलब 250 सीसी है तो 2.5 से 3 लाख रुपए इनफ था। हालांकि मज़ा उससे ज़्यादा ही आता है। आगे बात करते हैं। तो इसकी इंजन कैपेसिटी की बात करें तो इंजन कैपेसिटी 250 सीसी का है। एक्चुअल में इसमें 2 इंजन है, ये देख सकते हो आप, एक इंजन इधर है, एक इंजन ये आगे है, जो आपको शायद यहाँ से नहीं दिखेगा, देख सकते हो। तो इस तरीके से एक इंजन ये देखो आप, ये हेड दिख रहा है आपको, एक ये है, तो इसमें 2 पिस्टन है, एक पिस्टन ऐसे है, वी शेप में है, एक इधर से है और एक इधर से है, तो वी शेप में 2 पिस्टन है। और ये V-twin इंजन है, तो V-twin इंजन 250 सीसी में है। अगर इसको डिवाइड करें तो करीब मेरे हिसाब से 125 सीसी का एक पिस्टन होगा। और ये DOHC है, मतलब इसमें जो ऊपर का जो हेड है उसमें डुअल शाफ्ट है वॉल की। V-twin DOHC इंजन है 250 सीसी का, और ये ऑयल कूल्ड है, मतलब इंजन का ऑयल इसके रेडिएटर में आता है। ये देखो रेडिएटर लगा हुआ है, ऑयल ऊपर आता है, ऑयल ठंडा होकर वापस इंजन में चला जाता है, तो इस तरीके से ये कूल होती है। ओवरऑल माइलेज की बात करें तो 30 kmpl के आसपास कंपनी इसमें क्लेम करती थी, जो कि हमें लगता है कि हाँ 30 के आसपास, 25 से 30 के आसपास माइलेज है इसमें। देख सकते हो मौसम कैसा हो रहा है, कितने ज़्यादा बादल हो गए हैं। हालांकि हवा उधर ही को चल रही है तो शायद बारिश ना हो, ऊपर की तरफ खुल गया है काफ़ी मौसम, लेकिन मौसम देख लो कितना ज़्यादा रेनी हो रहा है, उमस टाइप की है। देखने में आपको लग रहा होगा बड़ा ठंडा ठंडा मौसम है, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ी सी उमस टाइप की है। लेकिन ये गंगा बैराज का साइड का एरिया देख रहे हो कितना मस्त लग रहा है। तो वापस आते हैं अपनी बाइक पे। इस बाइक की सबसे बड़ी बात करें वेट की, वेट काफ़ी ज़्यादा है, 188 kg का वेट है, यानी नॉर्मल R15 से 30-35 किलो ज़्यादा वेट है इसका, और 17 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। सीट हाइट की बात करें तो 830 mm की सीट हाइट है, नीचे से सीट तक की हाइट जो जिसको बोलते हैं, 830 mm की सीट हाइट है। और इसकी पावर की बात करें तो 27.61 bhp की पावर है, 27 bhp। वही बात है कि जो पावर की कंपैरिजन अगर करें तो वही एक ही बाइक है कानपुर में सबसे ज़्यादा 150 सीसी है, 150 चली जाती है, तो खैर
तो उससे ही कंपैरिजन कर लेते हैं। तो R15 में एक्चुअली में 17 से 18 bhp के आसपास है, नए मॉडल में क्लेम करते हैं, और इसमें 27 लगभग 10 bhp के आसपास, क्योंकि एग्जॉस्ट लग गया तो 0.1 bhp भी अगर बढ़ा होगा तो हम 10 bhp का रेफरेंस मान लेते हैं। अगर टॉर्क की बात करें तो 22 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, टॉर्क भी अच्छा है और पावर भी अच्छी खासी है। टॉप स्पीड बहुत लोग बताते हैं 150 के आसपास है, लेकिन 170 तक हम इसको मतलब 170 से थोड़ा सा पहले 168 और 169 तक बाइक टच हुई है। एक्चुअल में होता क्या ना कि इसमें V12 इंजन है, अगर आप इसको एक्सप्रेस वे पे लेके जाओ, मतलब बिल्कुल सीधा रास्ता होना चाहिए करीब 3 से 4 किलोमीटर का, उस पे इसको आप 180 तक भी ले जा सकते हो, चली जाएगी। बस उसको क्या है कि उतना वो चाहिए ना, रनिंग चाहिए उतना, तो धीरे धीरे पहुंच जाएगी। और बाकी 158 तक आराम से जाती है, 160 आराम से आप एक नॉर्मल रन में कर सकते हो, और 100 to 120 बहुत आराम से चलती है, कोई दिक्कत नहीं आती, मस्त चलती है। ब्रेकिंग की बात करें तो इसमें ना ही ABS है, ना ही कोई ऐसा सेफ्टी है, ये नॉर्मल रॉ ब्रेकिंग है। बिगनर्स इसमें हाई स्पीड पे बिल्कुल धोखा खा सकते हैं, क्योंकि इसमें ABS नहीं है, कितनी ब्रेक्स लेनी है ये बहुत ही एक्सपीरियंस इसका होना ज़रूरी है। और फ्रंट ब्रेक की अगर साइज़ की बात करें तो 300 mm का एक डिस्क है, तो 300 mm इधर 300 mm उधर डिस्क साइज़ है। और पीछे के ब्रेक साइज़ की बात करें तो 230 mm का ब्रेक साइज़ है। दोनों व्हील्स हालांकि एलॉयज़ हैं और काफ़ी मजबूत हैं, और 17 इंच के दोनों व्हील्स हैं, ट्यूबलेस हैं। और आगे का जो टेलीस्कोपिक जो है 41 mm का सस्पेंसन है। पीछे का जो है वो प्रोग्रेसिव हाइड्रोलिक लिंकेज हाइड्रोलिक सॉकर है पीछे का, तो एडजस्ट कर सकते हैं, जिसको हम लोग प्रीलोड एडजस्ट कर सकते हैं। और फ्रेम इसका ट्यूब फ्रेम जिसको बोलते हैं, कास्ट आयरन फ्रेम नहीं है, ये एक्चुअली में पाइप से बना हुआ है। और वेट हमने आपको बता ही दिया 188 kg का है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, हालांकि इंडिया में ग्राउंड क्लियरेंस इन बाइकों के लिए कहीं, अब तो रोड्स वगैरह काफ़ी अवेलेबल हैं अच्छी, पहले की अगर बात करें तो 160 mm के आसपास इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। हालांकि जैसे पहले पहिए से दूसरे पहिए की जो डिस्टेंस होती है वो भी मैटर करती है। 160 के आसपास तो आपको R15 में मिलती है, लेकिन उसके पहले पहिए से और आगे वाले पहिए के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम है। तो जैसे आगे वाला पहिया ब्रेकर से गया तो पीछे वाला तुरंत ब्रेकर पे आ जाता है, तो उतना पता नहीं चलता है। इसमें ये बाइक टच होती है और बैठने के बाद और थोड़ा सा डाउन होती है 5-10 mm, तो ये नॉर्मल ब्रेकर प्लास्टिक ऐसे निकल जाएगी, लेकिन जो काफ़ी हाई ब्रेकर्स हैं उनमें ये टच होती है। अभी उत्तराखंड लेके गए थे तो बहुत जगह बाइक नीचे से टच हो रही थी, लेकिन प्लास्टिक है नीचे, टच हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टच होती है नीचे। ओवरऑल लेंथ की बात करें तो करीब 2090 mm की इसकी लेंथ है, आगे से पीछे तक जो लेंथ होती है। और चौड़ाई की बात करें तो 700 mm की चौड़ाई है, क्या बात है। और हाइट की बात करें तो 1130 mm की हाइट है। तो देख रहे हो बाइक के स्पेसिफिकेशन सुन के बादल भी गरज रहे हैं कि क्या बता रहा है भाई, ये सब सीन है। चलो आगे बात करते हैं। व्हील बेस की बात करें तो 1435 mm का व्हील बेस है, यानी आगे से पीछे वाले पहिए के बीच की डिस्टेंस। स्टैंडर्ड वारंटी वगैरह इसमें कोई 1 साल की ही मिलती थी, और स्पीडोमीटर इसका डिजिटल है, सारी चीज़ें, और ट्रिप मीटर वगैरह ये सब चीज़ें हैं, सबको आप दिखाई चुके हैं। फीचर्स के नाम पे इस पर कुछ नहीं आता था। हाँ, और इसमें ना ही किक स्टार्ट था, सिर्फ नॉर्मल सेल्फ स्टार्ट आती है ये बाइक। और सीट मैंने आपको बता ही दिया, स्टेप सीट आती है, मतलब सिंगल सीट नहीं है, स्टेप सीट में है। और ग्रैब रेल वगैरह इसमें सब कुछ ये सीन है। तो डिज़ाइन एंड स्टाइलिंग के लिए मैं इसको, मतलब मैं क्या, लोग इसे 4 स्टार देते हैं। रिलायबिलिटी अच्छी है, अभी उत्तराखंड लेके गए कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। हालांकि बाइक पुराने होने के साथ पार्ट्स तो पुराने होते हैं, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई कि मुझे बाइक घसीटनी पड़ी हो या धक्का देना पड़ा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाइक एकदम मस्त चली, हर जगह मस्त चली। हालांकि पहाड़ी रास्तों में इसको बाइक को चलाने का मज़ा ही अलग है, जो इसके पीछे वाले टायर्स के साथ आप लीन करते हो और जो कॉर्नरिंग करते हो उसमें बहुत मज़ा आता है। परफॉर्मेंस ठीक
ठाक है, ठीक ठाक कहेंगे, बल्कि बहुत अच्छी है। हमें तो भाई बहुत पसंद है परफॉर्मेंस इसकी। सर्विस एक्सपीरियंस की बात करें तो सर्विस नेटवर्क ह्यूसन का बहुत कम था। एक्चुअल में 2020 में ये कंपनी ही छोड़ के जा चुकी है, कोरोना के पहले 2019-20 में। तो लास्ट मॉडल इसका जो बिका है वो आपको 2018-19 का अगर किसी ने ख़रीदा होगा तो वो बिका है, बाकी कंपनी यहाँ से जा चुकी है। और मेंटेनेंस कॉस्ट एवरेज तो नहीं कहेंगे, मेंटेनेंस कॉस्ट अच्छी खासी थी। अगर एक्चुअल में क्या होता है, आप जो बाइक लेते हो या कोई भी गाड़ी लेते हो, ये एज्यूम किया जाता है कि मेंटेनेंस उसका 1% होगा जितने की गाड़ी है। जैसे आपने ये गाड़ी जैसे 3-3.5 लाख की है, तो इसका लगभग मेंटेनेंस 4 से 5 हज़ार रुपये आता था नॉर्मल मेंटेनेंस, अगर कोई अलग से पार्ट नहीं पड़ रहा है तो। बाकी इसके पार्ट्स हमने ऑनलाइन देखे थे, बहुत महंगे हैं। मतलब बहुत महंगे का मतलब सीन कि अब बाइक के हिसाब से कह लो या जो भी है, क्वालिटी है उनमें। फेयरिंग वगैरह अब तो काफ़ी पुरानी हो गई है, लेकिन जब ये बाइक न्यू कंडीशन में थी तो इसमें क्वालिटी थी। वो एक्चुअल में आपको वो क्वालिटी फ़ील होगी, पार्ट्स की, मटेरियल की मजबूती जो है वो फ़ील होगी, क्वालिटी है। हालांकि वो अब अमेरिका में इसके कुछ हैं, और नेपाल में एक्चुअली में ये बाइक अवेलेबल है। अभी हम नेपाल गए थे तो नेपाल में ये बाइक मिलती है, तो इसके पार्ट्स वगैरह नेपाल से कोई ख़रीदना चाहे तो ख़रीद सकता है। बहुत से लोग पूछते हैं स्पेयर पार्ट्स वगैरह, तो स्पेयर पार्ट्स लोकली तो मिल जाते हैं। बहुत से ऐसे डीलर हैं जो बल्क में सामान मंगा लेते हैं ह्यूसन का, क्योंकि ह्यूसन 250 का सामान तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन 650 का नहीं मिलता है। इसीलिए जब आप OLX वगैरह पे इसके रेट चेक करोगे ना ह्यूसन 250 के, तो 250 और 650 के रेट में ज़्यादा अंतर नहीं है। हालांकि नई बाइकों में बहुत अंतर था। अगर आप सेकेंड हैंड बाइक लेने जा रहे हो तो मैंने आपको इसके सारे फीचर, सारी चीज़ें बता दी। 650 का मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ एक चीज़ मैंने पता करी है, इसके पार्ट्स मिल जाते हैं ईज़िली। थोड़ा सा आपको रिसर्च करनी पड़ती है और थोड़े से कॉन्टैक्ट बढ़ाने पड़ते हैं। दिल्ली में बहुत से ऐसे डीलर हैं, ये बाइक भी सेल करते हैं और बाइक के पार्ट्स भी मिल जाते हैं। और बाकी आप और कॉन्टैक्ट अगर बढ़ाओ तो आप नेपाल वगैरह, अभी नेपाल तो मैंने पता नहीं किया है, एक बार नेपाल में जाके पता करेंगे इसके कुछ पार्ट्स वो मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। बाकी बाइक्स इंडिया में बहुत अवेलेबल है, आप ऑनलाइन देखिए, और रिलायबल है और चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। सारी ओवरऑल चीज़ें हैं, तो आप अगर सेकेंड हैंड बाइक में इन्वेस्ट करना चाहते हो इसमें कर सकते हो। और मैंने तो इन्वेस्ट कर लिया है। मैंने इसको मेंटेनेंस में भी बहुत खर्चा किया है, और बाइक को मेंटेन करने के बाद अब बाइक बहुत मस्त चल रही है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में बताओ, वीडियो को शेयर कर दो और लाइक कर दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।